हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बेटा देखो टॉपिक आता है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट किन को कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं आयंस में। कब? जब उन पे इलेक्ट्रिसिटी लगाई जाए, ठीक है। और ये लेकिन प्रोसेस ऐसा नहीं है कि सॉलिड स्टेट में हो जाएगा, ये सिर्फ मोल्टन फॉर्म में, यानी जो लिक्विड फॉर्म होती है इनकी पिघला के जो बनती है हीट करके, और या फिर एक्वस, एक्वस मतलब वाटर में डिज़ोल्व करने पे। तो देखो क्या लिखा है, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोशिएट इनटू आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फॉर्म और इन एक्वस फॉर्म, ठीक है। तो उनको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल NaCl, NaOH, H2SO4, HCl, ये सारे आ गए। अच्छा, अब इसके अंदर दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक। मेन बात क्या होती है, स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो लगभग पूरी तरह आयंस में टूट जाते हैं, और वीक वो होते हैं जो पूरी तरह आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं। तो जैसे देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोशिएट इनटू आयंस टू ऑलमोस्ट कंप्लीट एक्सटेंट, फॉर एग्जांपल H2SO4 और NaCl। अब इसमें जैसे ये आ गया अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये होता है नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड बाय टोटल टेकन। मैं फिर रिपीट करता हूँ, नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड, ध्यान से सुनो, चाहे रफ नोटबुक में लिखो साइड में। ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड बाय टोटल टेकन। तो मैंने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, वो पूरे ही टूट जाते हैं, यानी मैंने 10 लिए तो 10 के 10 ही टूटेंगे, तो 10/10 1 ही आएगा ना। तो ये चीज़ है बेटा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो पूरे डिसोशिएट नहीं होते, यानी बहुत बेसिकली बहुत कम डिसोशिएट होते हैं। तो ये आ गया द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोशिएट इनटू आयंस टू स्मॉल एक्सटेंट। और अल्फ़ा की वैल्यू बहुत कम है 1 के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल CH3COH आ गया, S3PO3 आ गया, और NH4OH आ गया। वाटर भी काफ़ी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इन केसेस में अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होती है उसके बारे में बात कर रहा है। तो फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स देयर आर 2 रिक्वायरमेंट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करवानी है तो इसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक है प्रेजेंस ऑफ आयंस, दूसरा है मोबिलिटी ऑफ आयंस। प्रेजेंस मतलब आयंस का होना ज़रूरी है, मोबिलिटी मतलब उनकी मूवमेंट भी ज़रूरी है। होने से बात नहीं बनेगी कि आयन है, मूव करना भी ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। वो फैक्टर्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्शन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो आ गया बेटा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में वही बात है, स्ट्रॉन्ग वीक, तो ज़्यादा बढ़िया कौन थे? स्ट्रॉन्ग। तो वही कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, साइज एंड सोल्वेशन ऑफ आयंस। पहले तो सोल्वेशन वर्ड को सीख लो। सोल्वेशन और हाइड्रेशन वर्ड एक पहले पढ़ा है। हाइड्रेशन मतलब वाटर से जुड़ना, सोल्वेशन मतलब सॉल्वेंट से जुड़ना, दोनों एक ही वर्ड्स हैं। और जनरली क्योंकि सॉल्वेंट वाटर होता है, इसलिए सोल्वेशन का ही दूसरा नाम हाइड्रेशन है, तो दोनों एक ही चीज़ें हैं लगभग। और कहीं ना कहीं मैंने पहले भी आपको सिखाया हुआ है बेटा कि हाइड्रेशन एंथैल्पी +1 में भी +2 में भी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, इन्वर्स होती है साइज़ के। तो सोल्वेशन और हाइड्रेशन एक ही है, तो ये भी वही चीज़ होगी। तो यहाँ पे देखो, अब सोल्वेशन क्या बताई मैंने, इट इज़ द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड सोल्वेंट। जैसे हाइड्रेशन में कहते थे आयन और वाटर के बीच में, अब सोल्वेशन वर्ड है तो आयन और सोल्वेंट के बीच में कह दिया, ठीक है। इन केस ऑफ वाटर सोल्वेंट इज आल्सो नोन एज इन केस ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट इट इज़ आल्सो नोन एज हाइड्रेशन, तो वही चीज़ है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के, इन्वर्स होगी साइज़ के। तो अब देखो, अब मेन बात ये आ गई कि अगर सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा होगी, यानी अट्रैक्शन बहुत होगी, आयन और जो है मान लो वाटर के साथ चिपक गया बड़े अच्छे तरह से, तो वो उसमें मूव कैसे कर पाएगा? अगर वो जुड़ गया तो मूव नहीं ना कर पाएगा, और मूवमेंट नहीं होगी आयंस की तो कंडक्शन नहीं होगी। इसीलिए अगर सॉल्वेशन ज़्यादा है, सॉल्वेशन मतलब आयन की वाटर से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वो उसमें मूव नहीं कर पाएगा, और मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कम हो जाएगी। इसीलिए सॉल्वेशन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है? देखो, वो सॉल्वेंट जैसे वाटर में तो आयन इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है, तो वाटर होना चाहिए। लेकिन जैसे ऑयल ले लें या बेंजीन ले लें, जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर में नहीं टूटते, तो नहीं टूटते आयंस में, तो उस तरह का सॉल्वेंट जो है वहाँ कंडक्शन नहीं होगी। और एक और बात बताता हूँ, जो पोलर होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूट जाएगा, उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि
सॉल्वेंट शुड हैव हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर पोलर होना चाहिए जैसे वाटर, सो दैट डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयंस टेक्स प्लेस, दिस इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। और ठीक है, जब आयंस बनेंगे तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन भी बढ़ेगी। ये है। नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। विस्कोसिटी का मतलब बेटा आपको आता होगा, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, जो लिक्विड का गाढ़ापन होता है। जैसे पानी और शहद देखा है आपने, हनी की बात कर रहा हूँ, तो हनी की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत गाढ़ा होता है ना लिक्विड, तो उस गाढ़ा लिक्विड है मतलब उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। अच्छा, अब सिंपल सी बात है पानी में चलना इजी है या हनी में चलना इजी है अगर मूवमेंट करनी हो तो नेचुरली पानी में, जहाँ पे मूव करना आसान होगा किसके कंपैरिजन में, विस्कस हनी के कंपैरिजन में। तो इसीलिए विस्कोसिटी जो है सॉल्वेंट की वो कम होनी चाहिए ताकि आयंस जो हैं इजीली मूव कर पाएँ, और आयंस मूव करेंगे तभी तो कंडक्शन होगी। तो यही है बेटा, द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट शुड बी लो सो डैट आयंस कैन मूव ईजली इन इलेक्ट्रोलाइट। ये है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं टेम्परेचर पे। हम देखो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो कंडक्शन बढ़ती है इलेक्ट्रोलाइट्स में। क्यों? देखो, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इंक्रीजेस, बिकॉज सबसे पहली बात आपने पीछे कहा कि आयंस बनने चाहिए, तो बेटा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट आयंस में ज़्यादा टूटेगा, आयंस में टूटेगा यानी आयंस बनेंगे तो कंडक्शन बढ़ेगी। तो वही चीज़ आ गई, बिकॉज डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयंस इंक्रीजेस। दूसरा, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो जो बॉन्ड्स होती हैं या अट्रैक्शंस होती हैं वो टूट जाती हैं, वो वीक हो जाती हैं। तो बेटा जो सॉल्वेशन है यानी आयन वाटर से जुड़ा है वो अट्रैक्शन वीक बनेगी तो वो आयन मूव कर पाएगा। या इसको दूसरे वे में भी समझ सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब आयन मूव करेगा, आयन मूव करेगा बेटा तो कंडक्शन बढ़ेगी। तो ये चीज़ आ गई, सॉल्वेशन डिक्रीजेस एंड आल्सो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। और ये 11th क्लास में पढ़ा है आपने कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी जो है सॉल्वेंट की वो कम होगी, विस्कोसिटी कम होगी तो मूवमेंट आयंस की बढ़ जाएगी तो कंडक्शन भी बढ़ेगी। तो इसीलिए ओवरऑल क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन यानी इलेक्ट्रोलाइट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है उसकी एबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये है बेटा इसमें। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस किए हुए हैं बेटा दो में, एक मेटेलिक कंडक्शन, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो मेटेलिक कंडक्शन में हम बात कर लेते हैं, इट अकर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स जो वायर होती हैं उनमें तो इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है, आयंस की थोड़े ना होती है। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की बात करूँ तो इट अकर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। अच्छा, नेक्स्ट चलो, मेटल्स डज नॉट डिसोशिएट ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो हैं वो टूटते थोड़ी हैं, जैसे घर में वायरिंग की होती है कॉपर की या सिल्वर की, तो या एल्युमिनियम की सॉरी, तो वो वायर्स टूट थोड़ी जाती हैं कि थोड़े दिनों में वो वायर्स टूट जाती हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो उनका आयंस में टूटना ज़रूरी होता है तभी कंडक्शन होगी। तो यही है, metals does not dissociate during conduction of electricity, electrolytes dissociate into ions on passing electricity। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो मेटल्स में जो रुकावट मिलती है, ये सॉलिड स्टेट चैप्टर में भी बताया था कि रेसिस्टेंस इज़ प्रोवाइडेड बाय पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स। ठीक है, कर्नल्स क्या होते हैं? आयंस ही होते हैं, जैसे Na पॉजिटिव K पॉजिटिव वो आयंस ही होते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अगर वो गैस स्टेट में है तो उसको आयन वर्ड कहते हैं, लेकिन अगर सॉलिड जो मेटल का पीस है उसी के अंदर उस आयन को बोला जा रहा है तो कर्नल कहते हैं। तो वो पॉजिटिव कर्नल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली मूव नहीं करने देते, तो इसीलिए रेसिस्टेंस जो है वो ये कर्नल्स प्रोवाइड करते हैं मेटल्स में। और यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है रेसिस्टेंस, रुकावट कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? इज़ प्रोवाइडेड बाय सॉल्वेशन एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा बेटा। अच्छा, इन मेटल्स रेसिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मेटल्स में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से, ध्यान से सुनना ये पॉइंट, क्योंकि मेटल्स में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से जो पॉजिटिव कर्नल्स होते हैं उनकी वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं, यानी वो भी थोड़ा थोड़ा मूव करने लग पड़ते हैं। मूव तो नहीं करते, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन को फ्री फ्लो रुक जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन मज़े से फ्रीली मूव नहीं कर पाता। तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव कर्नल इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, पकड़ेगा, पकड़े जाएंगे तो मूव कैसे करेंगे? तो इसलिए मेटल्स में रेसिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स में अभी पीछे भी पढ़ा आपने कि रेसिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा टेम्परेचर के बढ़ने से।
ये है बेटा। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारे पास ओम्स लॉ। अब ये 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है, V इक्वल्स टू आई आर। आर क्या है, आर इज़ रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस क्या है, इट इज़ द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हिंड्रेंस होता है रुकावट, तो हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक ये मैथमेटिकल टर्म है आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले डिस्कस होंगे वो सारे फॉर्मूले आपको लर्न रहने चाहिए बेटा। आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला है। एल इज़ लेंथ ऑफ वायर, ए इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। रो आ गया, रो क्या है ये याद रखना, रो इज़ रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। एल लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर तो समझ आ रहा होगा। एरिया मतलब बेटा जो उसका सर्कल वाला पोर्शन है, ठीक है, उसको, जैसे ये वायर है ना, तो इसके एक कोने का ये जो पोर्शन है, मतलब सर्कल वाला पोर्शन जो होगा उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे देखो एक सेकंड, ये वायर है मान लो, थोड़े बड़े फॉर्म में दिखा रहा हूँ, तो उसका ये जो पोर्शन होता है सर्कल वाला, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोला जाएगा। अच्छा, अब ये फॉर्मूला दिमाग में रखो, या अपने साथ ना रफ़ कॉपी लेकर चलो, रफ़ कॉपी में साथ साथ में लिख कर समझते चलो। ये फॉर्मूला है आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आर और रो बराबर हो जाएंगे। तो वही चीज़ है, यानी आर इक्वल्स टू रो। तो यहाँ से रो यानी रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसको डिफाइन करेंगे हम। तो रेसिस्टिविटी इज़ resistance offered by a conductor of length 1 centimeter and having area of cross section 1 centimeter square, ये है। और नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। तो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होती है, ओम या सिंबल ये होता है बेटा इसका। और यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इन SI बेस यूनिट्स, इसको ध्यान से सीख लेना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू आई आर, यानी R इक्वल्स टू हो गया बेटा V बाई आई। अच्छा, अब R इक्वल्स टू V बाई आई। तो एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू Q बाई V, यानी V क्या हो गया, W बाई Q हो गया। तो बस वही V की वैल्यू जो W बाई Q है उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, W बाई Q आई। तो देखो आगे, W तो आ गया, Q की वैल्यू क्या होती है, IT, तो ये बन गया I स्क्वायर T। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास R इक्वल्स टू, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा दिया। और नीचे आई स्क्वायर टी सेम है। आगे फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आ गया, ये डिस्टेंस है बेटा, नीचे सेम आई स्क्वायर टी। अब आगे बात करते हैं, मास केजी होता है, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस की यूनिट मीटर आ गई। करंट होता है एम्पेयर स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर टी है ना, हाँ, करंट होता है एम्पेयर स्क्वायर, और टाइम होता है सेकंड। ये जो पर सेकंड स्क्वायर है ये एक्सेलरेशन का लिख दिया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वो आ गया। और इन सब को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, जो आएगा वो SI बेस यूनिट है, और इसको रटना नहीं है, इसको ये चीज़ सीखनी है जो ये बताई है, ये सारा फार्मूला। वीडियो को दोबारा देखकर सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो R इक्वल्स टू रो एल बाई ए था, रो को अलग कर दो, रो बन गया R A बाई एल। अब R रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। लेंथ मीट की हो गई मीटर, एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर मीटर ही बचेगा, ओम मीटर। और CGS में बोलोगे तो ओम सेंटीमीटर। ये नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का सिंबल होता है G। जी रेसिस्टेंस का उल्टा हो गया, रेसिस्टेंस है रुकावट, ये है मतलब कितना आसानी से फ्लो करेगा, यानी इट इज़ द ईज़ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रेसिस्टेंस का उल्टा है, इसीलिए G इक्वल्स टू 1 बाई आर। और R रेसिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम, तो इसका ओम इन्वर्स हो गया बेटा, ये देखो। और इसको MHO या मेन अब ये यूज़ करना है, लेकिन सीमन SC या SIEMEN मेन ये यूज़ करते हैं हम इसको। और वी हैव R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। अब इसका उल्टा कर दो, 1 बाय रो कर दो, ए ऊपर चला गया, रो एल नीचे आ गया। अब 1 बाय आर को G कहना है, ठीक है, और 1 बाय रो सेम लिख दिया फिलहाल, तो A बाय एल आ गया। आगे देखो, अब इम्पोर्टेंट है ये तो 1 बाय आर को तो G कह दिया था, 1 बाय रो को कैपा कह दिया। जैसे रो क्या है, रेसिस्टिविटी, वैसे जैसे रेसिस्टिविटी का उल्टा हो गया कंडक्टिविटी, ये कैपा। जैसे रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस हो गया, यानी R का उल्टा G हो गया, वैसे ही रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी हो गया, यानी रो का उल्टा कैपा हो गया। तो ये है, तो ये देखो, वेयर कैपा इज कंडक्टिविटी, कैपा इक्वल्स टू 1 बाय रो।
तो ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए बेटा। मेन सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। बाकी तो ये अगर चीज़ें सीख गए, कंडक्टर्स क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, तो ये अपने आप बन जाते हैं। अच्छा फिर आ जाओ, देखो ये फॉर्मूला बना ना हमारे पास, ये G इक्वल्स टू कैपा इंटू ए बाई एल। अब G इक्वल्स टू कैपा इंटू ए बाई एल पे चलते हैं आगे। अब L इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, A इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो G और कैपा बराबर हो जाएंगे, तो कैपा डिफाइन कर लेंगे, यानी कंडक्टिविटी डिफाइन कर लेंगे। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जैसे रो को क्या कहा था, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, वैसे ही इसको कहेंगे कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इज कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये रेसिस्टिविटी का उल्टा है, यानी 1 बाय रो है। तो रो की यूनिट थी ओम सेंटीमीटर, इसकी हो गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ऐसे है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एल बाई ए जो होता है, एल बाई ए को कहते हैं सेल कांस्टेंट, और इसका सिंबल होता है जी स्टार, ये ध्यान रखना है बेटा। एल बाई ए को क्या कहना है, सेल कांस्टेंट, और इसका सिंबल होता है जी स्टार। अब फिर से हमारे पास क्या था, रो इक्वल आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। अच्छा आगे चलते जाओ, देखो एल बाई ए को जी स्टार कर दिया, अब इसको उल्टा कर दो, तो हमारे पास बन गया 1 बाई आर इक्वल्स टू 1 बाई रो, और जी स्टार भी नीचे आ गया। अब 1 बाई आर को क्या कहा, जी, तो जी आ गया। 1 बाई रो को क्या कहा, कैपा, और जी स्टार नीचे आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, यानी जी स्टार को इधर भेज दो, तो ये बन गया कैपा इक्वल्स टू जी जी स्टार। इस फॉर्मूले को याद कर लो आप अच्छे से, बस 2 फॉर्मूले याद रहने चाहिए। एक तो ये कैपा इक्वल्स टू जी जी स्टार ना, अब यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कैपा क्या है 1 बाय रो, जी क्या है 1 बाय आर, जी स्टार क्या है एल बाय ए। पर ये याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना इजी है, कैपा इक्वल्स टू जी जी स्टार। और दूसरा एक ये, अगर ये 2 फॉर्मूले आते हैं ना, आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए, तो ये जो टॉपिक पढ़ा है इसके सारे ही न्यूमेरिकल्स आप आसानी से कर पाओगे।